Hello everyone, welcome in this lecture. Students, today we are going to start a new unit which is alternating current. In the previous lecture we have completed atomic physics in which we have studied about the various models proposed by the Rutherford and Bohr. जो atomic model of Thomson था वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है. So basically we have studied about the two atomic models Rutherford and Bohr and their drawbacks. And third topic we have studied line spectrum of hydrogen atom and explanation of line spectrum of hydrogen atom by Bohr's model. Okay, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट. व्हाट इज द अल्टरनेटिंग? अल्टरनेट मतलब समझते हो? अल्टरनेटिंग मींस होता है चेंज होना, बार बार चेंज होते रहना. तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है? बेसिकली व्हाट इज द अल्टरनेटिंग करंट? अल्टरनेटिंग करंट इज द करंट whose magnitude continuously varies and the direction of अल्टरनेटिंग करंट इज चेंजेस पीरियडिकली. जो डायरेक्शन है उसकी वो चेंज होती है पीरियडिकली एंड द मैग्नीट्यूड वेरीज कंटिन्यूअसली. ऐसी करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज कंटिन्यूअसली एंड द डायरेक्शन चेंजेस पीरियडिकली. जो डायरेक्शन है वो पीरियडिकली चेंज होती हो एंड मैग्नीट्यूड जिसका कंटिन्यूअसली वेरी करता हो, दैट अमाउंट ऑफ द करंट इज नोन एज द अल्टरनेटिंग करंट. सो करंट हमारे यहाँ टू टाइप्स की होती है, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, जिसे डीसी करंट कहते हो आप. Alternating current, alternating current, alternating current is the current whose magnitude continuously varies and direction changes periodically. Alternating current is the current whose magnitude continuously varies and direction changes continuously. and direction varies और changes periodically. मतलब एक certain time interval के बाद ही direction change होती है, ऐसा नहीं है direction continuous change हो. continuous change कौन हो रहा है? magnitude. जिस ऐसी current जिसका magnitude तो continuously change होता है लेकिन direction एक certain time interval के बाद ही change होती है. देखो इसका representation, ये टाइम एक्सिस है इसका, ओरिजिन, यहां ये करंट रिप्रेजेंट की हुई है. ठीक है, ओ ये है आई टी से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज करंट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? वेरी करता है. इसका इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. देखो साइनसोडियल फॉर्म में ये यहां इसकी ये क्या है? पीक वैल्यू. इट इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय I0 एंड इन अदर बुक्स इट इज रिप्रेजेंटेड आल्सो बाय IM. ऐसे आप लिख सकते हो इसको I0 से. ओके, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू. यहां पर दिख रहा है आपको मैक्सिमम वैल्यू I0 एंड इट्स इक्वेशन बेसिकली जनरली अभी आपको आगे पता लगेगा, जनरली रिटन एज IT और सिंपली I इक्वल टू I0, या इस तरीके से लिखना चाहे तो यहाँ पे कैपिटल I0 लिख सकते हो. I इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी. ये है इसकी इक्वेशन. इससे ये पता लग रहा है कि ये t के साथ करंट की वैल्यू क्या कर रही है? वेरी कर रही है. अब डायरेक्शन देखो, ये मैग्नीट्यूड देखो कंटिन्यूअसली वेरी कर गया यहां से यहां तक, लेकिन इसके बाद यहां से क्या हुआ? यहां तो पॉजिटिव डायरेक्शन थी पॉजिटिव वाई एक्सिस में, अब इसके बाद क्या हो गया? नेगेटिव वाई एक्सिस में डायरेक्शन हो गई. तो डायरेक्शन देखो यहां आकर के चेंज हुई, यहां डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहां डायरेक्शन चेंज हो रही है. एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद ही इसकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है. लेकिन मैग्नीट्यूड देखो हर जगह डिफरेंट है. यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, ये डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हैं. ठीक है, ये सब जगह मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? इसके चेंज हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं.
सो मैंने क्या लिखा था, अल्टरनेटिंग करंट इज द करंट हुज मैग्नीट्यूड कंटीन्यूअसली वेरीज एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियडिकली। डायरेक्शन क्या होती है, पीरियडिकली चेंज होती है, तो ये होता है अल्टरनेटिंग करंट। अभी यही नहीं है तो शुरुआत है, छोटा सा एक अभी आपको बताया गया एलिमेंट चैप्टर एक तरीके से। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, आपके घरों में जो करंट आ रही है बेसिकली इट इज नॉट एसी, इट इज द इफेक्टिव वैल्यू विच इज ट्रांसफर्ड बाय द ट्रांसफॉर्मर। जो हमारे विलेजेस के बाहर या जहां टाउन है वहां पर ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं, वहां से आपको इफेक्टिव वैल्यू आपके पास पहुंचती है, आपके घरों में इफेक्टिव वैल्यू आती है, इसकी इफेक्टिव वैल्यू होती है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट समझ में आ गया आपको। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, अल्टरनेटिंग करंट में ये देख रहे हो आप, यहाँ मैग्नीट्यूड है, यहाँ मैग्नीट्यूड, यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। तो अल्टरनेटिंग करंट में एक सबसे अच्छी चीज ये है कि ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे जीरो हुआ है, तो अगर अल्टरनेटिव करंट, जैसे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, किसी को कहते हैं ना पकड़ लिया इलेक्ट्रिसिटी ने, अगर पकड़ लिया है तो वो इस ड्यूरेशन में जब इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो होगी, उस ड्यूरेशन में उसको चांस मिलेगा उससे छूटने का, मतलब उस समय इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट होती है एक बार, मतलब पल्सेटिंग है ये यहाँ पे इस तरीके से। तो जब इसमें अगर उसका ब्रेन सेंस कर चुका है जिसको पकड़ा हुआ है और वो खींच रहा है, और इस ड्यूरेशन पे अगर क्या होगा, वो छूट जाएगा, ठीक है। तो अल्टरनेटिव करंट में सबसे अच्छी चीज ये है कि एक बचने का चांस मिलता है, डायरेक्ट करंट में कभी चांस नहीं मिलता है हमें बचने का, ठीक है। इसीलिए अल्टरनेटिव करंट हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल है यूज के लिए। तो यहाँ चांस मिल रहा है आपको बचने का, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या होगी इसकी, जीरो। तो इस टाइम पर जाकर के हम बच सकते हैं, सेफ हो सकते हैं। अल्टरनेटिव करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट, direct current is the current whose magnitude and direction always remains constant, do not varies with time। magnitude और डायरेक्शन दोनों ही टाइम के साथ वेरी नहीं करती हैं। डायरेक्ट करंट इज द करंट डायरेक्ट करंट is the current whose magnitude and direction remains constant or do not varies with time, whose magnitude and direction remains constant, that is do not varies with time। ये टाइम के साथ वेरी नहीं करती है। कौन कौन, डायरेक्शन एक तो, मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, ये दोनों ही चीजें वेरी नहीं करेंगी विद टाइम, टाइम के साथ वेरी नहीं करती हैं। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है और डायरेक्ट करंट क्या होती है। अब देखो ये डायरेक्ट करंट का रिप्रेजेंटेशन, ये टाइम एक्सिस है और यहां हम ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम के साथ वेरी नहीं करती है, तो मैं टी नहीं लिख रहा हूं। इसके लिए टी क्यों लिखा था, क्योंकि तो इसका मैग्नीट्यूड और टाइम दोनों ही क्या करते हैं, वेरी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट यहां डायरेक्ट करंट वेरी नहीं करता है। डायरेक्ट करंट देखो ना, तो इसकी डायरेक्शन जा रही वेरी कर रही है, ना ही इसका मैग्नीट्यूड। देखो इस टाइम पर भी यही मैग्नीट्यूड, यहाँ पर भी यही मैग्नीट्यूड, यहाँ पर भी, सभी टाइम पर जाकर के देखोगे, मात्र थ्रू आउट द टाइम इंटरवल जब तक डायरेक्ट करंट फ्लो हो रही है, जितने टाइम तक फ्लो हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। लेकिन ऐसा इस केस में नहीं था। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चीजें वेरी करती है। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा चैप्टर है, अच्छे से समझेंगे आप। तो ये यहाँ पर है डायरेक्ट करंट, ये डीसी करंट है, रिप्रेजेंटेशन है, और ये इसकी क्या है, डेफिनेशन। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करूंगा फ्रॉम 10th क्लास। हमने 10th क्लास में स्टडी किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, आपको बताया गया था कि वहां जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कॉइल से लिंक करती हैं, तो वहां एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से फैराडे ने लॉज दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की,
ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है, जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जाए, किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जाए, मैग्नेट से देखो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जाता है, तो उस कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस हो जाता है? ईएमएफ। वहां भी यही चीज थी, तो उससे लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा था, तो फ्लक्स के चेंज होने से वहां इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रहा था। सेम ही जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जाता है, व्हेन ए कॉइल इज रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज चेंजेस। तब उस लिंक कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज होता है और उस कॉइल में एक ईएमएफ सेटअप होता है। इतना चीज ध्यान रखो, व्हेन ए कॉइल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, देन ए ईएमएफ इज सेट अप इन द कॉइल। ये प्रीवियस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने को मिलेगा आपको, अभी स्टार्ट नहीं किया है मैंने, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको आएगा। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए, कोई भी कॉइल सिंपली ऐसे कोई कॉइल हो और उसको मैग्नेटिक फील्ड में जब रोटेट कराया जाता है, तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। क्या सेटअप हो जाता है? ईएमएफ। व्हेन ए कॉइल इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, यहां हटा रहा हूं मैं इसको, ये नोट कर लिया होगा आपने। We knows when a coil is rotated in magnetic field, then EMF is set up in the coil is given by the equation E equal to E0 sin of omega t। क्लियर? एक ईएमएफ सेटअप हो जाता है, whose value is given by the equation E equal to E0 sin of omega t। जहां आप जनरेटर को पढ़ते हो वहां यही थ्योरी आपको सिखाई जाती है, ठीक है। तो ये ईएमएफ सेटअप हो जाता है, किसमें सेटअप हो जाता है? कॉइल के अंदर। जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराई गई थी, उस कॉइल में ये ईएमएफ सेटअप हो जाएगा। When this coil is connected through a circuit of resistance R, then the current flowing through the circuit can be written as, if the coil is connected with a circuit of resistance, if the coil is connected with a circuit of resistance R, then current flowing through the circuit is written as देखो I इक्वल टू E बाई आर, इस तरीके से I इक्वल टू E बाई आर। ये जो इक्वेशन थी मैंने इसके लिए भी बताया था आपको, आई टी इक्वल टू टी ना लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, I इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ये यहां बताया जा रहा है कि ये किस तरीके से आई है अभी आपको। तो I इक्वल टू क्या आ गया? E बाई आर। इसको हटा रहे हैं यहां से, इसको बट रहने दो चलो। तो इसकी वैल्यू देखो क्या होगी, इसके ऊपर से वैल्यू रखेंगे तो I इक्वल टू E कितना है? E0 साइन ऑफ ओमेगा टी ओवर क्या हो गया ये R। ये जो वैल्यू है, लेट E0 बाई R इक्वल टू I0, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ alternating
current, maximum value of alternating current. So I equal to, यहां से ये क्या मान लिया हमने I0, so I0 sin of omega t. It is the value of or the equation which represents the alternating current. कि alternating current की इक्वेशन क्या है, वो ये है I equal to I0 sin of omega t. समझ में आया आपको alternating current कहां से मैंने लिया, इसको रिकॉल कराया आपको फ्रॉम द 10th क्लास. When a coil is rotated in magnetic field, जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराई जाती है तो उस कॉइल में एक EMF सेटअप हो जाता है which is given by this equation, and this coil is connected with a circuit of resistance R, then the current flowing through the circuit is written as I equal to E by R. मतलब वहां पोटेंशियल जनरेट हो गया, पोटेंशियल जनरेट हो गया मतलब ये V जनरेट हुआ, ये वाला ओम्स लॉ जो कहता है ना V इक्वल टू IR, वही अप्लाई किया मैंने. I इक्वल टू क्या होगा V by R. ये पोटेंशियल सेटअप हो गया था जिसे हम EMF बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो ये वही वर्क कर रहा है जो वोल्टेज है, राइट. तो वहां से मैंने ये इक्वेशन ड्राइव कर दी आपकी अल्टरनेटिंग करंट की I इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी. अब देखो छोटा सा न्यूमेरिकल यहां से पूछा गया था आपसे, बोर्ड एग्जाम पूछा गया था, वहां पूछा था कि किस टाइम इंटरवल पर जाकर के करंट की वैल्यू, अल्टरनेटिव करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी. तो देखो यहां से पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हो और आप इक्वेशन से भी डिटरमाइन कर सकते हो कि कब अल्टरनेटिव करंट की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी. देखो ये वन टाइम पीरियड हो गया इसका, देखो यहां से स्टार्ट हुआ यहीं पर आ गया ये, तो ये है t और ये क्या है t by 2 और ये हो गया t by 4 और ये हो गया आई थिंक 3t by 2. क्लियर है ना. यहाँ पे कितना हो जाएगा ये t by 2 प्लस t by 4, t by 4 3t by 2 हो जाएगा आई थिंक, हाँ सही है ना. t by 2 प्लस 3t by 4, तो 4 एलसीएम हो गया 2 और 3 5t by 4, t by 4 नहीं t by 4, t by 2 प्लस t by 4, तो 2 और 1 3 हो जाएगा 3t by 4, 3t by 4 आएगा ये सब, 3t by 4. ये टाइम इंटरवल हुए जिन पर कि देखो इनमें चेक करो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है, यही तो मैक्सिमम वैल्यू. नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू कहां है, यहां है. तो आपको पहली मैक्सिमम वैल्यू कहां मिल रही है t by 4 पर. सो इट अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, maximum value of alternating current is obtained at t equal to t by 4. ये आप सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हो आप इसकी. देखो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी कि ये क्या हो जाए, साइन की वैल्यू पूरी 1 हो जानी चाहिए. साइन 90 क्या होता है 1, तो ये हमें 90 मिल जाना चाहिए, फिर पाई बाई 2 मिल जाना चाहिए. कितना पाई बाई 2. तो पाई बाई 2 कब मिलेगा, देखो ये वाला देखो यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं. I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा कितना है 2 पाई अपॉन टी. वेरिएबल क्या होती है 2 पाई n या 2 पाई f, और लिख सकते हो टाइम पीरियड के फॉर्म में 2 पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल टी. अब स्मॉल टी को ये रख दें हम यहाँ t by 4, देखो t से t कैंसिल और ये 2 टाइम कैंसिल, कितना हो गया पाई बाई 2 और sin पाई बाई 2 क्या होता है 1, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ IC मैक्सिमम आ गई इसमें. तो कब मैक्सिमम अटेन हुई t by 4 पर. ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछा गया है. क्लियर. तो ध्यान रखें कितने टाइम, सबसे पहले कब, फिर उसके बाद सक्सेसिव टाइम में 3t by 4 पर जाकर के मिल जाएगी आपको मैक्सिमम, फिर यहाँ मिल जाएगी. तो ये सक्सेसिव टाइम्स हैं जिन पर जाकर के करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी. Now, if you determine the value, average value of alternating current, एवरेज वैल्यू जान सकते हो, मतलब एक कंप्लीट साइकिल में उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, एवरेज वैल्यू क्या है कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए. तो देखो कंप्लीट टाइम पीरियड यहां तक है, ये है t. एक तो पॉजिटिव साइकिल है इस ड्यूरेशन में और एक क्या है नेगेटिव साइकिल है. तो अगर हम दोनों को ऐड करें, जितनी पॉजिटिव उतनी नेगेटिव है, दोनों की सम करोगे तो क्या हो जाएगी 0. मतलब एवरेज वैल्यू क्या आनी चाहिए इसकी 0 आनी चाहिए. डिवाइड बाय क्या होगा टाइम, तो 0 डिवाइड बाय समथिंग तो 0 ही हो जाएगा. लेकिन इनका एडिशन ही क्या आ गया 0, तो एवरेज वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जानी चाहिए.
अब हम इसको निकाल के देखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होगी, फिर हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे कि हाफ साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू क्या निकल के आती है। ठीक है, गैस करो कैसे निकालेंगे। नोट करते जाएंगे आप साथ साथ, सारी चीजों को यहीं से नोट करेंगे, यहीं से नोट्स बनाएंगे आप। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या तो ऐसे कह दे या ऐसे कह दे, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर कंप्लीट साइकिल और ऑफ कंप्लीट साइकिल। यहां लिख देता हूं मैं, ऐसे भी लिख सकता है, इतने छोड़ेगा वो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तब भी वही सेंस है जो मैं लिख रहा हूं, ऑफ कंप्लीट साइकिल। क्लियर, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा, वो एक्सप्रेशन वही पूछेगा आपको। कंप्लीट साइकिल कह दे तब भी ठीक है, अगर नहीं कहता है तब भी आप कंप्लीट साइकिल के लिए ही ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन को। अगर हाफ साइकिल के लिए पूछता है तब यहां हाफ साइकिल लिखेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑफ हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑफ हाफ साइकिल की। अभी तो कंप्लीट के लिए पूछा है, तो अभी थोड़ा सा थ्योरी क्या लिखेंगे, बेसिकली आप लिखेंगे वी नो द अल्टरनेटिंग करंट is given by the equation I equal to I0 sin of omega t. Now average value of alternating current, राइट। कैसे नोट करेंगे, आई एवरेज इक्वल टू, देखो कैसे निकालने, फॉर्मूला है 1/t, कंप्लीट टाइम पीरियड जितना भी था उससे डिवाइड करेंगे टाइम से, और उस सम का सम कर लेंगे एक टाइम पीरियड के लिए। एक टाइम पीरियड मतलब 0 to t, आई इंटू, या आई टी लिख रहे तो आई टी इंटू डी टी, ये वाला आई टी यहां से आई टी इंटू डी टी। क्लियर है। अब आई टी की वैल्यू इस इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दो, ऑन प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ आई टी इन द अबव इक्वेशन, प्लेस करो आई एवरेज इक्वल टू 1/t, 1 डिवाइड बाई टी, इसको एच रहने दो, 0 to t। अब आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, आई टी कितना है, I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये क्या है यहाँ डी टी, आई टी नोट किया है। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, ये टर्म तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, तो आई एवरेज इक्वल टू हो गया I0 ओवर टी, इंटीग्रेशन 0 to t साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। क्लियर। अब साइन का इंटीग्रेशन बताओ मुझे, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। क्या होता है, माइनस कॉस। यहां कर रहे हैं हम माइनस कॉस, तो बताओ साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो आई एवरेज की वैल्यू, आई एवरेज इक्वल टू I0 over t, right, and its value sin minus cos omega t डिवाइड बाई क्या होगा, ओमेगा। लिमिट कहां से कहां तक, 0 to t। जो लिमिट्स थी वो वैलिडेटेड रख दी, साइन का तो हो गया कॉस, और यहां अगर t होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन t के साथ क्या प्रोडक्ट में है, ओमेगा, तो जो प्रोडक्ट में होता है वो कहां चला जाता है, डिवाइड में आ जाता है। कहां आ जाएगा, वो डिवाइड में आ गया, मैंने रख दिया बस उसको। इनकी इधर ले आओ, cos ओमेगा टी को सॉल्व कर लो वैल्यू रख करके, तो आई एवरेज इक्वल टू I0 ओवर ये t इंटू ओमेगा, ये वाला
और माइनस साइन ये ले लो। अब जो कॉस ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, और ये क्या है स्मॉल टी, लिमिट क्या है 0 टू टी। लिमिट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और ओमेगा को भी यहां से आई एवरेज इक्वल टू माइनस आई जीरो टी। ओमेगा क्या था वहां 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी, टी से टी तो कट जाएगा। इन वैल्यूज को रखो, कॉस 2 पाई अपॉन टी इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा ना, अपर तो लग दी माइनस लोअर कॉस 2 पाई ओवर टी इंटू टी, एक दूसरे हम क्या रखेंगे यहाँ 0। देखो टी से टी कट गया, ये तो कॉस, ये 0 बन जाएगा पूरा का पूरा कॉस 0। क्या मिला हमें वो नोट करो, आई एवरेज इक्वल टू माइनस का आई जीरो ओवर 2 पाई, जो टी से टी कट गया था। यहाँ cos 2 पाई cos 360, cos 360 वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस cos 0 क्या होता है 1, 1 से 1 कट गया 0, मतलब आई एवरेज की वैल्यू क्या आ गई 0। इज द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अगर हमसे एक्सप्रेशन पूछा जाएगा किसका, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का, तो क्या निकल के आई, ये निकल के आई फॉर कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल की ये एक्सप्रेशन निकल के आया एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आया आप सबको कैसे किया हमने? पहले मैंने ये इक्वेशन लिखी अल्टरनेटिंग करंट की जो भी निकाली थी हमने प्रीवियस, उसका ही हमने इंटीग्रेशन फॉर्म किया। ये फॉर्मूला एक तरीके से कंटिन्यूअस जो भी क्वांटिटीज होंगी उनकी एवरेज वैल्यू निकाली जाती है इस तरीके से, उस टाइम से डिवाइड और सबका सम मान लिया। तो वैसे में बताया था तुमको सम करोगे तो 0। देखो हमें एवरेज वैल्यू भी क्या ऑब्टेन हो रही है 0। याद रखेंगे अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू क्या होती है 0। नाउ इफ यू डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल, देन सिंपली चेंज हियर t को t/2 से रिप्लेस कर दो, तो यहां भी t/2 आ जाएगा और यहां भी लिमिट में भी क्या आ जाएगा t/2। बाकी एक्सप्रेशन सेम रहेगा, केवल यहां आपकी जो लिमिट्स रखी हैं आपने वहां t/2 रखना। फिर सॉल्व करके देखो क्या एक्सप्रेशन आता है। सॉल्व कर लेंगे अपने आप से, जरा ट्राई करो आप। Okay students, so let's see effective value or RMS value. Effective value or RMS, RMS means है root mean square value of alternating current। ये क्या होती है, कौन सी करंट है? ये वो करंट है जो सेम अमाउंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड सेम अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट प्रोड्यूसेस द हीट। जो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू है, डीसी करंट ले लिए मान लो 10 एम्पियर, 10 एम्पियर की डीसी करंट कुछ हीट प्रोड्यूस करती है, मान लो 20 जूल या 20 किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस कर रही है। तो अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू इतने अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगी वो वैल्यू क्या कहलाएगी अल्टरनेटिंग करंट की इफेक्टिव वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इट मींस रूट मीन स्क्वायर ऑफ वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वो वैल्यू है करंट की जो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगी जितना डायरेक्ट करंट कर रही है। जैसे 10 एम्पीयर डायरेक्ट करंट हीट प्रोड्यूस करती है, तो इतना ही हीट अल्टरनेटिंग करंट की कौन सी वैल्यू प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज नोन एज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इफेक्टिव वैल्यू करंट की भी होती है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज की भी होती है। वोल्टेज भी सम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे, वही वोल्टेज की वैल्यू क्या कहलाएगी, इसकी इफेक्टिव वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे देखो इसको, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग current root of mean of square value of alternating current of one complete cycle is called effective value or root mean square value of alternating current।
रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑफ वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। किसको कहते हैं? रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज ऑफ वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड द इफेक्टिव वैल्यू। मैथमेटिकली हाउ कैन बी रिटन एज, देखो जैसे इसने कहा है रूट ऑफ मीन, सो इसको लिखेंगे IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। IRMS इक्वल टू रूट ऑफ मीन, तो एवरेज वैल्यू किसकी? रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, I स्क्वायर T dt। ठीक है ना? ये तो क्या है? ये तो एवरेज वैल्यू निकल के आ रही है किसकी? स्क्वायर वैल्यू की, स्क्वायर अल्टरनेटिंग करंट की। तो यहां से IRMS वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? देखो जरा एक बार सॉल्व करते हैं इसको हम। IRMS इक्वल टू अंडर रूट लगा लेंगे 1/t इंटीग्रेशन 0 to t I स्क्वायर t। तो I की वैल्यू आपको पता है, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या होती है? I इक्वल टू होता है I0 साइन ऑफ, यहाँ I0 कैपिटल में लिख देंगे, I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, इसका होल स्क्वायर और ये dt। तो यहां से IRMS और सिंपलीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, इंटीग्रेशन 1/t इंटीग्रेशन 0 to t, ये हो गया I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू dt। अब ये इंटीग्रेशन ऐसे परफॉर्म नहीं हो सकता है। पहले तो I स्क्वायर को बाहर ले लो, I0 स्क्वायर को, साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर की फॉर्म से हटाओ, साइन 2 थीटा की फॉर्म में ले आओ या cos 2 थीटा की फॉर्म में ले आओ, कैसे ही करके स्क्वायर को हटाओ आप यहां से। तो देखो कैसे रिड्यूस करते हैं, यहां से IRMS इक्वल टू, यहां से आ गया 1/t इंटीग्रेशन 0, सॉरी I0 बाहर ले लेंगे, I0 स्क्वायर अपॉन t 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू dt। अब यहां एक फॉर्मूला आपको यूज करना है किसका? साइन स्क्वायर ओमेगा t का। इसको रिड्यूस करो किसी तरीके से, स्क्वायर हटाना है इससे, थीटा की फॉर्म में आ जाए, 2 थीटा की फॉर्म में आ जाए, कैसे ही आ जाए। तो साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में आ सकता है, लेकिन कॉस थीटा को कैसे हटाओगे आप? साइन 2 थीटा के कुछ फॉर्मूले की फॉर्म में या कॉस 2 थीटा फॉर्म में कैसे हट जाए, तो वहां से हटा के देखो आप इसको, cos 2 थीटा हट जाए या sin 2 थीटा फॉर्म में हट जाए, कैसे रिप्लेस हो जाए यहां से। तो देखते हैं यहां से, cos 2 थीटा तो क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा और cos थीटा, ये हो जाएगा। कैसे रिप्लेस करेंगे यहां से? इसका sin स्क्वायर थीटा तो वहां sin स्क्वायर थीटा इसमें तो आ रहा है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस में आ जाएगा। तो एक तरीके से यहां से हटा सकते हैं, इस फॉर्मूले से नहीं हटेगा लेकिन इससे हट सकता है। कैसे हट सकता है? देखो cos 2 थीटा, यहां से ये cos स्क्वायर थीटा हटाओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत होना है? 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आओ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस cos 2 थीटा। क्लियर? तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया? 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। अब इंटीग्रेशन सॉल्व हो सकता है यहां से। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मतलब यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो यहाँ ये फॉर्मूला प्लेस करना पड़ेगा इसकी जगह पे। ठीक है, ये हम लिखेंगे आप यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की फॉर्म में इसको। तो यहां से क्या हो गया? IRMS इक्वल टू रूट ऑफ I0 स्क्वायर ओवर टी इंटीग्रेशन एज इट इज, हटाएंगे वहां से तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 और ये dt। ये कुछ है हमारी कहानी, यहां से यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लो, फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो 2 को बाहर ले आओ और इसको ऐसे यहां से ले लो, तो IRMS इक्वल टू रूट तो कंप्लीट पर है ये I0 स्क्वायर, 2 को बाहर लाओगे तो रूट 2 हो जाएगा, सॉरी 2 तो आई से डाल जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर ही है, 2t बाहर ले लिया। बाकी इसका इंटीग्रेशन करो,
तो देखो यहाँ क्या रह जाएगा 1 इंटू डी टी माइनस 0 टू टी, और इसके लिए आ जाएगा ये भी टी आएगा 0 टू टी, कैपिटल टी है लिमिट्स में, यहाँ हो गया cos 2 ओमेगा टी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत आई क्या? मैंने सिर्फ इस इंटीग्रेशन को अंदर कर दिया, ये 1 के लिए भी लिख दिया इसको, इसके लिए भी लिख दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन अंदर कर दिया इसको। 1 के साथ आ गया 2, तो क्या था बाहर ले लिया, दोनों के साथ 2 है यहाँ, देखो ऐसे, चाहे तो आप ये ब्रैकेट लगा लो, तो ये 1/2 तो बाहर ले लिया था मैंने, तो ये 2t लिख दिया यहाँ, क्लियर, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, तो देखो क्या निकल के आता है इंटीग्रेशन यहां से, इसको हटा रहे हैं यहां से, देखो इसको हटाओ यहां से, तो देखो IRMS अंडर रूट के अंदर क्या मिल रहा है हमें वहां से, I0 स्क्वायर अपॉन 2t एजिटेड आ गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, लिमिट क्या रहेंगी 0 टू t, माइनस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो इंटीग्रेशन लिख दो पहले इसका, साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय कितना, जो मल्टीप्लिकेशन होता है डिवाइड में आता है 2 ओमेगा, लिमिट कितनी 0 टू टी, लिमिट्स को रखे वैल्यूज को ऑब्टेन कर लो, तो IRMS इक्वल टू इंटीग्रेशन I0 स्क्वायर ओवर 2t, ये आ गया t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये रह जाएगा ना, माइनस 1 ओवर 2 ओमेगा, तो कांस्टेंट बाहर ले लो, साइन 2 ओमेगा, इसको सॉल्व कर लो, 2 ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, इंटू देखो अपर लिमिट रख रहा हूं मैं साथ साथ, स्मॉल टी पे कैपिटल टी आ जाएगा, एक बार क्या आ जाएगा 0, तो 0 0 ही कर देगा, साइन 0, टी से टी कट गया, साइन 4 पाई की वैल्यू क्या हो गई 0, साइन 4 पाई साइन 0 इक्वल है, तो ये यहां से खत्म, ये पूरी टर्म भी क्या बन जाएगी हमारी यहाँ 0, कंप्लीट टर्म 0 हो गई, ये 0 है तो ये क्या बचेगा केवल टी, तो IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकल के आया I0 स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टी, क्योंकि ये तो 0 था, t से t कट गया, IRMS वैल्यू क्या मिल गई हमें, ये मिल गई I0 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा अपॉन √2, ये मिल गई। इसको आप डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड करके लिख लें, नहीं तो आपकी एक्सप्रेशन यही आ गया, इफेक्टिव वैल्यू है किसकी, ये अल्टरनेटिंग करंट की, IRMS इक्वल टू I0 बाई √2, और सिंप्लीफाई करना चाहें तो √2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, तो √2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 पहुंच जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन सिंपल एक्सप्रेशन ये आ गया किसका, ये इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसी तरीके से अगर आपसे ड्राइव ऐसे कह दे, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इफेक्टिव और आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की निकलवाएगा, तब आपको क्या करना है, जहां आई लिखा है सिंपली वहां वी भी लिखना है आपको, बाकी सेम एक्सप्रेशन, आई को हटाना है और क्या रिप्लेस करना है वहां वी या ई, वी से लिखना है आप सिंपली वी, तो इफेक्टिव वैल्यू निकल जाएगी वी आर एम एस, इसी से मैं डायरेक्ट लिखूं तो वी आर एम एस क्या आएगा, अलग से निकालना है, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं केवल यहां वी आर एम एस इक्वल टू V0 डिवाइड बाई √2, सेम एक्सप्रेशन ऑब्टेन होगा, केवल क्या चेंजेस आएंगे, जो नोटेशन है करंट को I से लिख रहे हो, वोल्टेज को V से लिख रहे हो, बस वो नोटेशन चेंज आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। तो चाहे तो हमें वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव कराए, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप ध्यान अच्छे से करेंगे इसको, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन और ये एक्सप्रेशन अच्छे से आप लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने बेसिक लर्न कर लिया है कि इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट करंट क्या होती है। अब हम बात करेंगे एक एक सर्किट की, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करेंगे, प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करेंगे और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात करेंगे। प्योरली रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव होते क्या है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लें इसकी। प्योरली रेजिस्टिव केवल ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस हो, बाकी कोई अदर एलिमेंट ना हो, कैपेसिटेंस ना हो, इंडक्टेंस ना हो, कैपेसिटेंस। और प्योरली कैपेसिटिव जिसमें केवल कैपेसिटर्स हो, बाकी ना तो रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस भी एब्सेंस होना चाहिए, इंडक्टेंस कॉइल भी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए सर्किट के अंदर।
अगर इंडक्टर की बात करोगे, इंडक्टिव सर्किट की, तो ये बाकी दोनों के दोनों एलिमेंट जीरो होने चाहिए, रेजिस्टेंस भी जीरो होना चाहिए और कैपेसिटेंस भी जीरो होना चाहिए, तब वो प्योरली, उसने नाम दिया ना प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव। तो अब हम बात करेंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अच्छा, उसमें पढ़ना क्या चाहते हैं हम ये पढ़ना चाहेंगे वहां पे कि जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है तो उसमें करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं या अलग अलग फेज, मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या होता है, करंट और वोल्टेज दोनों एक ही लाइन में ट्रेवल करते हैं या थोड़ा बहुत गैप होता है, उनमें कुछ एंगल का डिफरेंस होता है या नहीं होता है, ये हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे अपना प्योरली रेजिस्टिव के लिए, प्योरली कैपेसिटिव के लिए, प्योरली इंडक्टिव के लिए। ओके, तो पहले प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स डिस्कस प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जैसे मैंने बताया आपको, कैसा सर्किट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए, रेजिस्टेंस लगाना चाहिए। तो figure shows the purely resistive circuit in which the resistance R is connected with a source, alternating source of EMF equal to E0 sin of omega t। ठीक है, नोट करते हैं इसका, इसकी थ्योरी as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure, resistance R okay students, so let's discuss purely resistive circuit। जैसा अभी मैंने डिस्कस किया था, purely resistive circuit is a circuit in which only resistance is present and other two elements are absent, that is capacitor and inductor। So let's see, as shown in figure, a resistor of resistance R is connected with a alternating source of EMF E equal to E0 sin of omega t। First equation, as shown in figure, a resistor of resistance R is connected with a alternating source of EMF E equal to E0 sin of omega t। सपोज किसी स्टैंड पर इसमें करंट फ्लो हो रही है I, let at any instant current I is flowing in the circuit, current I is flowing in the circuit, so the voltage, इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज देखो पैरेलल में क्या रहती है, सेम, या केवीएल अप्लाई कर लो तो उससे भी निकल के आ जाएगा इन द सर्किट। हेंस फ्रॉम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल, क्या होगा, आई टी लिखना चाहे तो आई टी आई इंटू आर इक्वल टू वोल्टेज हो गई, इक्वल टू क्या होगा, E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, यहां से देन आई इक्वल टू क्या हो गया, E0 बाई आर साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ये यहां से देखो
इसको कॉमन ले सकते, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको लेट कर सकते हैं हम, यहां लिख लेते हैं लेट E0 बाई आर इक्वल टू I0, मैक्सिमम वैल्यू है ये, वैल्यू ऑफ करंट, तो ये क्या हो जाएगा यहां से I इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ये इक्वेशन सेकंड डाल देते हैं इसको। हमें यही काम करना होता है हर एक जो भी सर्किट डिस्कस करेंगे, एक तो हमारे पास इक्वेशन है ही, दूसरी करंट की इक्वेशन निकालनी है, इन दोनों इक्वेशंस को एनालिसिस करना है। अब ये देखो इन इक्वेशंस में कि ये इक्वेशन में यहाँ फेस साइन ओमेगा टी, देखो यहाँ भी साइन है, कंपेरिजन करना है फेसेस का PHASE, फेस नहीं FACE नहीं, फेस, तो फेसेस का डिस्कस करेंगे। यहाँ ओमेगा टी फेस है यहाँ साइन के साथ, देखो दोनों में साइन साइन है, यहाँ भी साइन है, ठीक है। अब यहां भी ओमेगा टी है और यहां भी ओमेगा टी है, तो दोनों के फेज क्या है, सेम फेज में है। इट इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अल्टरनेटिंग EMF और अल्टरनेटिंग करंट आर इन द सेम फेज, दोनों ही इक्वेशन से। इट इज clear from equation first and second, it is clear from equation first and second that alternating EMF and वोल्टेज भी ले सकते हो एंड करंट आर इन सेम फेज, दोनों कैसे हैं, सेम फेज में है, ना कोई लीड कर रहा है ना कोई लैग कर रहा है, दोनों सेम फेज में है, आर इन द सेम फेज, ठीक है। फॉर ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है ये, ऐसा जरूरी नहीं कि सारे सर्किट्स के लिए ये दोनों सेम फेज में निकल के आए, कुछ में अलग निकल के आएंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट को, तब हम बात कर लेंगे वहां पे, ठीक है। तो इनको फेजर डायग्राम प्लॉट करते हैं, क्या फेजर डायग्राम, तो सेम फेज में है, यहां देखो सेम फेज में। पहले हम EMF को नोट कर देते हैं इस तरीके से, ये है EMF, मान लो एक टाइम के साथ, थोड़ा सा दोनों को साथ साथ बना देंगे। यहां बनाते हैं, ये तो मान लो EMF को बता रहा है E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है अल्टरनेटिंग EMF को, ठीक है। दूसरा ग्राफ करंट के लिए बनाना है, तो दोनों है तो सेम फेज में, मतलब ये भी यहीं से स्टार्ट होगी, करंट की वैल्यू कम होगी, इस तरीके से, ये करंट की इक्वेशन है ना, ये इसकी इक्वेशन क्या है, ये I इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। मैंने इसके नीचे क्यों रहा है, देखो I की इक्वेशन क्या है, E0 बाई आर, समथिंग डिवाइड हो रहा है, देखो इससे यही इक्वेशन साइन ओमेगा टी, E0 साइन ओमेगा टी, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है, यहाँ डिनोमिनेटर नहीं, तो ये वैल्यू क्या है, कम होगी, तो इसका मैग्नीट्यूड कम हो गया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो है E0 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ I0, ये है इसकी मैक्सिमम वैल्यूज। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन फेजर डायग्राम इनका, फेजर डायग्राम में अब यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये तो सिंपल है एकदम, दोनों ही इस एक्सिस के साथ, ये टाइम एक्सिस है यहाँ, ठीक है, दोनों ही कितने एंगल बना रहे हैं, ओमेगा टी का, तो एक सिंपल लाइन प्लॉट कर देंगे हम,
इस तरीके से। चाहे तो देखो यहाँ हम मैग्नीट्यूड वाइज भी अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो इसमें यहां से लाइन प्लॉट कर लो, तो यहां तक तो आप दिखा दो इसका I0, ये तो करंट को बता रहा है, और इसके बाद वाला आगे के लिए क्या हो गया, यहां तक इस तरीके से थोड़ा बड़ा बना देते तो वहां बता देते हम, और ओमेगा टी, ठीक है। तो ये तो आई है, ठीक है, और ये क्या है, ई है, और इसकी वैल्यू क्या है, ये I0, और ये क्या है, E0। तो ये क्या है, फेजर डायग्राम है। ये किसका डायग्राम, फेजर डायग्राम ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। फेजर डायग्राम ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। फेजर डायग्राम ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, क्लियर है। तो ये प्लॉट हो गया हमारा, यहाँ ग्राफ बना दिया हमने, स्टडी कर लिया किसको, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या राइज हो सकते हैं, इतना छोटा डेरिवेशन तो सिंपल बोर्ड में पूछेगा नहीं आपसे। अब यहां से छोटा मोटा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि करंट लीड्स और लैग्स इन द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। करंट लीड करती है और लैग करती है, तो इन फेज होती है, ना तो लीड करती है ना ही लैग, दोनों ही सेम फेज में होते हैं। अल्टरनेटिंग करंट भी और अल्टरनेटिंग वोल्टेज दोनों सेम फेज में है। देखो दिखाया मैंने यहाँ पे, ये दोनों सेम फेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इनको मैग्नीट्यूड वाइज से रिप्रेजेंटेशन है कि अगर हम इस तरीके से लाइन प्लॉट कर लेते इस तरीके से, तो ये इसको बता देती, और ये इस तरीके से ये करंट को मैग्नीट्यूड को बता देगी। तो ये फेजर डायग्राम हमने यहाँ बना दिया, किसका है ये, फॉर द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो इट इज क्लियर, वेल क्लियर दैट करंट एंड वोल्टेज आर रिमेन्स इन द सेम फेज for a purely resistive circuit or in a purely resistive circuit. Now let's discuss the purely inductive circuit, then we will discuss capacitor। किस चीज को भी डिस्कस कर लो आप, पहले कैपेसिटिव सर्किट को भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इंडक्टिव सर्किट को पहले पढ़ो, तीनों पढ़ने हैं आपको। तो डिस्कस करते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स डिस्कस प्योरली इंडक्टिव सर्किट। मतलब ऐसा सर्किट जिसमें केवल एक इंडक्टर हो, बाकी कोई एलिमेंट ना हो। सो लेट्स प्लॉट द डायग्राम प्योरली इंडक्टिव सर्किट। कॉइल है देखो, ये वही अल्टरनेटिंग ईएमएफ यहाँ कनेक्टेड है। ये अल्टरनेटिंग का साइन ये होता है, ये अल्टरनेटिंग है, इसका मीन्स जो बैटरी वाला सिंबल आ गया डायरेक्ट का है मतलब, ठीक है। E इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये कोई इंडक्टर L लगा हुआ है, यहाँ कोई करंट किसी इंस्टेंट पे सर्किट में I सेटअप हुई हो, तो हम इस तरीके से सर्किट प्लॉट करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द थ्योरी, हाउ यू विल रिटन। जैसे आपने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिखा था, एज शोन इन द फिगर, a inductor of inductance L is connected with the alternating source of EMF E equal to E0 sin of omega t. As shown in figure, an inductor of inductance L is connected with the alternating source of EMF E equal to E0 sin of omega t. As shown in figure, an inductor of inductance L is connected with the alternating source of EMF E equal to E0 sin of omega t. Let at any instant
current I is flowing through the circuit is flowing through the circuit. Current I is flowing through the circuit, and we know when the current flows through the circuit, then the EMF produced across the inductor is, या फिर अपना फेराडेज सेकंड लॉ जो था उसने बताया था ईएमएफ जो इसमें बैक ईएमएफ सेटअप होता है इंडक्टर में वो रिटर्न कैसे होता है, एज वी नो इज फ्लोइंग इन द सर्किट. करंट फ्लो हो रही है क्या आई, हेंस ए बैक ईएमएफ इज सेटअप across the inductor, let's EB equal to LDI by dt. It is written as EB equal to LDI by dt. देखो यहाँ नेगेटिव साइन भी हेनरी ने दिया था, यहाँ जो बता रहा था लेंज ने, सॉरी. तो यहाँ एक नेगेटिव साइन आता है जो ये बताता है कि इट अपोजिट द कॉज बाय विच इट प्रोड्यूसेस, मतलब उस कॉज का ये अपोज करता है जिससे ये प्रोड्यूस हुआ था. मैं नेगेटिव साइन यहाँ यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो एक बैक ईएमएफ सेटअप हो गया. ये सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे. अब इसमें अगर हम एक केवीएल अप्लाई करें फ्रॉम द किरचॉफ्स लॉ, तो यहां से क्या होना चाहिए कि ये E और ये इक्वल होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, या E माइनस ई जीरो इक्वल टू जीरो होना चाहिए. E माइनस ई बी फ्रॉम केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होगा, E माइनस ई बी इक्वल टू जीरो, और वी कैन से ई बी की वैल्यू क्या है, E0 साइन ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू EB क्या है, LDI बाई dt. ओके, इसको यहां कर दो ट्रांसफर, इसको वहीं रहने दो. तो LDI इक्वल टू क्या हो गया, E0 साइन ओमेगा टी इंटू dt. अगर DI की बात करें यहां से, तो DI इक्वल टू क्या हो गया, E0 बाई L साइन ओमेगा टी dt. क्लियर. अब इसको यहां से हटाओ, इंटीग्रेट करके dt हटाओ, यहां से d हटाओ. ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग अबाउ इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट करते हैं इक्वेशन को. तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहां से थोड़ा समझ के चलना, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे हम इसको. देखो ये तो i के रेस्पेक्ट में होगा और ये t के रेस्पेक्ट में, तो ये तो di है, ऐसे इंटीग्रेट कर दिया. इक्वल टू कांस्टेंट टर्म को मैं बाहर निकाल ले रहा हूं, E0 बाई L, और यहां से ये इंटीग्रेशन डाल दिया साइन ऑफ ओमेगा टी dt. ठीक है, इंटीग्रेट कर लो. तो ये di है, तो di का तो क्या हो गया, I इक्वल टू E0. साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी ओवर ओमेगा. देखो यहाँ L था तो ओमेगा तो यहाँ रख दो, ये L आ गया. लिमिट्स वही इसकी 0 टू t, I रहने दो, लिमिट नहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक दिया उसको. I इक्वल टू आ गया E0 ओवर ओमेगा L, E0 ओवर ओमेगा L. तो ये है माइनस कॉस ओमेगा टी. अब माइनस कॉस ओमेगा टी को ये दोनों इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन और करंट, ये की इक्वेशन और करंट जो निकल के आया है, उनकी इक्वेशन को अभी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां तो साइन है और यहाँ क्या है, माइनस कॉस है, कॉस माइनस का है वहां. ठीक है, तो इस तरीके से इसको चेंज करो, साइन को चेंज, कॉस को चेंज कर लाओ आप पहले.
आई इक्वल टू माइनस में यहां ले लो ई जीरो ओवर ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी ऐसे लिख सकते हो। कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी ऐसे लिख सकते हैं। कॉस को रिप्लेस कर सकते हैं यहां से, नहीं कर सकते हो। तो आई इक्वल टू क्या आ गया माइनस का ई जीरो ओवर ओमेगा एल और ये हो गया साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। इस माइनस को इसके अंदर कर दो, साइन के अंदर कर दो, ऐसे चला जाता है ना। तो ई जीरो ओवर ओमेगा एल और ये हो गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई, जो माइनस का था वो तो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा। तो आई क्या मिल गया, आई इक्वल टू ई जीरो ओवर ओमेगा एल साइन ऑफ ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये इक्वेशन बन गई। अब ये कंपेरेबल है, इसका कंपैरिजन कर सकते हो। थोड़ा सा यहां इसको और सिंप्लीफाई कर लो, हियर इसको लेट कर लेंगे, लेट एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। एक्सएल क्या है यहां ओमेगा एल, ये वाला। तो आई इक्वल टू हो गया ई जीरो ओवर एक्सएल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये जो यहां टर्म है इसको कंसीडर कर सकते हैं क्या, आई जीरो। आई जीरो इसको यहां लिख लेते हैं हम इक्वेशन, हम थोड़ा सा यहां कर लेते हैं, अब यहां ध्यान देना। लेट ई जीरो बाई एक्सएल इक्वल टू आई जीरो। सो आई इक्वल टू क्या हो गया, आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन डाल दो आप थर्ड, सेकेंड रूप थी आपकी, थर्ड डाल दो इसको। ऑन फ्रॉम कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन, या ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि ये वो ईएमएफ की और ये किसकी अल्टरनेटिंग करंट की है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड इट इज क्लियर दैट कौन लीड कर रहा है। देखो ये तो ओमेगा टी फेज है, इसका ओमेगा टी से कम है कितना, पाई बाई 2। दैट करंट लैग्स बाय द एंगल पाई बाई 2 विद द ईएमएफ ई जीरो, या वोल्टेज अल्टरनेटिंग ईएमएफ लीड्स विद द करंट विद एन एंगल पाई बाई 2। या तो वोल्टेज लीड करके लिख दो या करंट को लैग कर दो। इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इट इज क्लियर अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग EMF leads by an angle pi by 2 with the alternating voltage. With the alternating voltage, it is clear that alternating EMF leads by an angle pi by 2 with the alternating voltage. Sorry, EMF with the alternating current. दोनों सेम चीज हो जाती है फिर तो, ये भी EMF और वोल्टेज भी EMF। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लेंगे। अब कुछ बेसिक चीज एक मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। अभी तो फेजर डायग्राम रह गया है, और ये एक्सेल हमने जो लिखा था इसका यहाँ ये एक्सेल क्या है, बेसिकली रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। तो इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल को। यहां तक नोट हो गया होगा। ये दो इक्वेशन चाहिए हमें, एक तो ये फेजर डायग्राम के लिए, एक ये वाली और एक ये वाली। इनसे हम फेजर डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसको फेजर डायग्राम प्लॉट करते हैं इनका, और इंडक्टिव रिएक्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, आज यही दो सर्किट कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे कैपेसिटिव सर्किट को कर लेंगे, और इनका कॉम्बिनेशन का सर्किट है उसको कर लेंगे स्टडी। ओके, कैपेसिटिव सर्किट, सॉरी कैपेसिटर सर्किट नहीं, अभी जो फेजर डायग्राम और एक्सेल क्या था। हियर एक्सेल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या है एक्सेल, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस।
इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? अभी एक्सएल क्या था? ओमेगा एल, ओमेगा क्या हो गया? 2 पाई एफ एल। तो ये वैल्यू आ गई इंडक्टिव रिएक्टेंस की। ठीक है, कब बात करेंगे? मतलब रेजिस्टेंस इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज नोन एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई एफ एल या एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा दे रखा है तो, और एल दे रखा होगा आपको हेनरी में, और वैल्यू रख देंगे तो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस मिल जाएगा। फेजर डायग्राम तो वही जो हमने वहां प्लॉट किया था उसी तरीके से यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। अब पहले ईएमएफ वाला, ईएमएफ की इक्वेशन क्या थी? E इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। और करंट की क्या थी? I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो देखो ये यहां से तो ईएमएफ की स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ये तो ओमेगा टी फेजर 0 से स्टार्ट होना है। तो इस तरीके से ये आ गई इसकी, ये तो इसकी इक्वेशन इस तरीके से चला जाएगा आगे। अब इसकी पाई बाई 2 है तो ये इक्वेशन यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, इसका ग्राफ यहां से, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये इसके जस्ट हाफ पर P/4। यहां जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा ये, और मैक्सिमम जाकर के फिर ये मिनिमम को ट्राई करेगा। तो इट इज दिस द ग्राफ ऑफ E इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, and it is the graph I equal to I0 sin omega t minus pi by 2। क्लियर? T, और यहां से हम लिख दें चाहे E and I बोथ। अब फेजर डायग्राम बनाना है। अब दोनों के बीच में आपको कितना का एंगल का डिफरेंस रखना है? पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिंग ईएमएफ लीड कर रहा है विद द एंगल पाई बाई 2। किसके साथ? टू द अल्टरनेटिंग करंट। तो पहले ईएमएफ को प्लॉट कर लो इस तरीके से, ये कर दिया प्लॉट हमने ईएमएफ को, जो E है E इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ये एंगल बनाना है कितना? ओमेगा टी, इसके साथ में। अब करंट इसके साथ कितने एंगल पहुंची? 90 डिग्री के एंगल पे। देखो मैं 90 डिग्री प्लॉट कर रहा हूं यहाँ इसके साथ, स्ट्रेट एकदम ये। तो यहाँ ये एंगल कितना है? पाई बाई 2। ये किसका है? यहाँ करंट I0 डिपेंड करना चाहिए तो I0 लिख सकते हैं। ये I0 हो गया, और इसको सिंपली क्या लिख दो? E0। सो इट इज द फेजर रिप्रेजेंटेशन, फेजर डायग्राम। क्लियर हुआ? तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? और ये तो सारी चीज डिस्कस कर ली हमने, कौन लीड कर गया, कौन लैग कर गया, फेजर डायग्राम। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है? बेसिकली हमने आज डिस्कस किया है अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, डायरेक्ट करंट क्या होती है, इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है इसकी, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, और हमने ये दो सर्किट आज डिस्कस किए, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एंड प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इन दोनों सर्किट के एनालिसिस में हम लीड करते हैं, लेड करते हैं। तो हमने यहाँ अभी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में दोनों इन फेज रहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिव वोल्टेज बोथ विल बी रिमेन इन द सेम फेज। और प्योरली इंडक्टिव के केस में वोल्टेज लीड्स बाय एन एंगल पाई बाई 2 टू द अल्टरनेटिव करंट। जो अल्टरनेटिव करंट की वैल्यू इक्वेशन निकल के आई थी, देखो ये माइनस पाई बाई 2 और यहाँ ये लीड कर रहा है, पाई बाई 2 से लीड कर गया इसको, ये तो कम है पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2 ज्यादा है इससे, तो ये लीड करेगा। कौन? ईएमएफ लीड कर जाता है और करंट क्या करता है? लैग कर रहा है बाय द एंगल पाई बाई 2। तो हमसे ये कहा जाता है, तो हम बता देंगे। स्टूडेंट्स तो आज हम यही तक डिस्कस करते हैं। आप अच्छे से यही वीडियो की हेल्प से सारे नोट्स कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे राइटिंग सुंदर नोट्स बनाना। यहाँ से 5 and 6 मार्क्स तक वेरी कर जाता है। अच्छा क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, मैं बता दूंगा अभी क्वेश्चन कहां से आने वाला है, तब तक आप यहाँ से पक्का तैयार करें। ओके स्टूडेंट्स, so all the best in the lecture, have a nice day।